मेरी कुंवारी बहन पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। जब भी मैं माँ से कहता कि उसे डॉक्टर के पास ले चलो, माँ घबरा जाती थी। अचानक एक दिन दफ्तर में मुझे फोन आया कि मेरी बहन सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। नहाने के लिए जो औरतें आई थीं, उन्होंने न जाने क्या देखा कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और जब मेरी बहन का पोस्टमार्टम हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। घर में मातम छाया हुआ था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। नहलाने वाली औरतों ने अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं उन्होंने क्या देखा था कि बाहर आकर बोली, तुम सब पापी हो, निर्दयी हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैं हैरान था। मैंने पूछा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा, जब खुद इतना बड़ा पाप करते हो तो अब क्या पूछते हो। फिर उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। बात पोस्टमार्टम तक पहुंच गई। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले भी मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा राक्षस हूँ, जिसने ऐसा अत्याचार किया जो किसी अपराध से भी बड़ा है, जिसे सिर्फ पाप कहना ही उचित होगा। मेरा नाम आर्यन है और यह कहानी मेरी अपनी जिंदगी की है। ऐसी जिंदगी जो जन्म से ही किसी बोझ की तरह मेरे कंधों पर डाल दी गई थी। मैं एक साधारण आदमी था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि मेरा पिता कभी हमारे साथ नहीं रहा। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, क्यों गया, या अब जीवित भी है या नहीं। माँ ने कभी उसका नाम नहीं लिया और न मुझे यह हिम्मत दी कि मैं उसके बारे में कुछ पूछ सकूं। बस इतना जानता था कि माँ हम दो बच्चों को पाल रही थी और उस पालन पोषण के नाम पर उसने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया था। माँ का दिल पत्थर का था। वह न कभी मुझसे प्यार से बात करती, न कभी मेरे दर्द को समझती। हमेशा यही कहती, तुम कम पैसे क्यों लाते हो, इतनी मेहनत से घर कैसे चलेगा। मेरी एक बहन थी, रिया। वह मुझसे 5 साल छोटी थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। सुबह से रात तक घर के सारे काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती थी। माँ के लिए अगर दवा या फल लाने की जरूरत पड़ती तो वह भी वही करती। असल में यह सब मेरा काम होना चाहिए था, लेकिन मजदूरी से लौटते ही मैं इतना थक जाता कि सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता। रिया कभी शिकायत नहीं करती थी, बस चुप रहती थी। उसके चेहरे पर जो सुकून दिखता था वह असल में सहने की मजबूरी थी। मैं मजदूर था, लेकिन 6 महीने पहले मुझे सुपरवाइजर की जगह मिली थी। मुझे लगा अब घर में सुकून आ जाएगा, माँ खुश होगी। पर माँ ने इस बात की भी कद्र नहीं की। वह कहती, यह सब बहुत कम है, अगर मर्द बने हो तो ज्यादा पैसे लाकर दिखाओ। कई बार वह कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन दिन रात काम करती है और तुम बस लोगों को देखते हो। माँ की बातें मुझे अंदर से तोड़ देती थीं। कई बार दिल करता था कि मैं चिल्लाकर कह दूं, हम भी इंसान हैं, हमें भी प्यार चाहिए, हमें भी थकान होती है, लेकिन हर बार चुप रह जाता, क्योंकि इस समाज में माँ को जवाब देना पाप समझा जाता है। माँ का सबसे बड़ा शौक था आराम करना। दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती, धारावाहिक देखती या कहानी पढ़ती रहती। हम दोनों भाई बहन उसके सामने नौकरों जैसे थे। अगर मैं काम से लौटकर उसके लिए फल न लाता तो वह कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करती। पर कभी यह नहीं सोचती थी कि पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे जुटाए जाते हैं। रिया की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत खराब थी। शुरू में मैंने सोचा शायद ज्यादा काम की वजह से थक गई होगी, पर एक दिन मैंने उसे उल्टी करते देखा और अगले दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी जान सूख गई। मैंने माँ से कहा कि पास ही एक नया ट्रस्ट अस्पताल खुला है, वहां इलाज सस्ता और अच्छा होगा। लेकिन माँ ने सख्त लहजे में कहा, लड़कियों को ऐसे मसले होते रहते हैं, उन्हें खुद मजबूत बनना चाहिए। मैं सन्न रह गया। एक माँ अपनी बेटी के लिए इतनी कठोर कैसे हो सकती है? मैंने कहा, वह बेहोश हो गई थी, यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन माँ ने फिर वही कहा, लड़कियां तो जन्म ही दुख सहने के लिए लेती हैं, एक दिन खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन माँ को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं जबरदस्ती अपनी बहन को अस्पताल ले जाऊं, लेकिन माँ के सख्त स्वभाव और उसकी डांट ने मुझे रोक दिया। मेरी बहन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था।
रात को मैंने खुद उसके लिए दवाई खरीदी और दी, लेकिन वह किसी काम की नहीं निकली, क्योंकि असली वजह कुछ और थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब रिया सो रही थी, मैं देर तक जागता रहा, उसका चेहरा देखता रहा, सोचता रहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा। माँ तो पहले ही जैसे हम दोनों से अलग थी, उसे तो शायद कोई फर्क भी ना पड़े, लेकिन रिया मेरे लिए सब कुछ थी। वो मेरी छोटी बहन थी, मगर मेरे दिल में वह बेटी की तरह थी। मैंने हमेशा उसकी रक्षा की, हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ, और अब जब वह बीमार थी तो मैं खुद को लाचार पा रहा था। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता कि यह सब किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत है। लेकिन माँ को देखो, वो तो अपने ही रंग में मस्त थी। कभी कहानियां पढ़ती, कभी टीवी के नाटक देखती और कभी हम पर हुक्म चलाती। मैं सोचता रहता कि माँ हमसे इतनी सख्त क्यों है, वह हमसे प्यार क्यों नहीं करती। क्या उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसका दिल पत्थर बना दिया, या फिर वह सच में हमें बोझ समझती थी। इन सवालों के जवाब मुझे कभी नहीं मिले, और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। उस वक्त सबसे बड़ी चिंता रिया की बीमारी थी। मैं बेचैन था, सोच सच कर पागल हो रहा था कि क्या करूं। आखिर मैंने तय किया कि चाहे माँ माने या ना माने, कल सुबह मैं रिया को अस्पताल जरूर ले जाऊंगा। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह बीमारी बड़ी ना निकल आए और फिर पछताना पड़े। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था माँ की आज्ञा के खिलाफ जाना, और अगर ऐसा किया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं देर तक छत को ताकता रहा, सोचता रहा, और बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरी बहन को अच्छा कर दो। लेकिन मन के किसी कोने में यह डर छिपा था कि सुबह उठते ही शायद हालात और बिगड़ चुके होंगे। एक और अजीब बात यह थी कि माँ अक्सर रिया को लेकर कहीं चली जाती थी। जब मैं पूछता कि कहाँ गई थी, तो कहती शॉपिंग करने गए थे। लेकिन घर की हालत देखकर मुझे हमेशा शक होता था, क्योंकि इतने पैसे तो कभी थे ही नहीं, और फिर मैंने कभी उनके खरीदे हुए कपड़े या चीजें देखी भी नहीं थीं। एक बार तो हद ही हो गई, रात देर तक वह दोनों वापस नहीं आई। जब लौटी तो माँ ने कहा रिया की सहेली की मेहंदी थी, इसलिए देर हो गई। मगर उनके हुलिये से बिल्कुल नहीं लगता था कि वे किसी शादी में गई थीं। रिया की कौन सी सहेली थी, यह भी मुझे कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह तो कहीं जाती ही नहीं थी, बस माँ के साथ ही रहती थी। मैंने माँ को एक छोटा मोबाइल भी दिलाया ताकि जब वह बाहर जाए तो मैं कॉल करके हाल पूछ सकूं। लेकिन अजीब बात थी, उन्होंने कभी मेरी कॉल नहीं उठाई। हर बार यही बहाना, बैटरी खत्म थी, फोन खराब था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह सब बातें मुझे बहुत शक की लगती थीं। लेकिन फिर सोचता था माँ के साथ ही तो जाती है रिया, शायद बस बाहर घूमने से उनका मन बहलता होगा। इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हालात बहुत खराब थे। रिया दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही थी, बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने सुबह कहा, चल रिया, तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया, जैसे किसी ने उसे इस बात से डराया हो। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि औरतों के मामलों में मत पड़ा कर। यह सब फालतू बातें हैं, वो खुद संभल जाएगी। उसका लहजा बहुत सख्त था। जब रिया खुद जाने को तैयार नहीं हुई तो मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मैं जानता था कि जैसे ही मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, माँ का चेहरा बदल जाता है। वो घबरा जाती है और फिर गुस्से में आ जाती है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। रिया की हालत और खराब हो गई। वो अक्सर बेचैन रहती, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, मगर वह फिर भी खामोश थी, किसी से अपने दर्द का जिक्र नहीं करती। मैं अपने काम पर भी लगातार यही सोचता रहता कि अगर कुछ हुआ तो क्या करूंगा। माँ की बेरुखी मुझे भीतर तक जलाती रही। मैंने रातों को भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी बहन सलामत रहे, मगर सुबह जब किसी का फोन आया तो मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। फोन पर खबर सुनकर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा कोई मजाक कर रहा है या शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं बिना कुछ सोचे सब काम छोड़कर घर की ओर भागा। रास्ते में मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, सोचता रहा शायद कोई छोटा सा हादसा हुआ होगा। लेकिन जब दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ तो जो मंजर देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। रिया का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था, आंखें बंद थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे,
मैंने उसका हाथ थामा, ठंडा था। मैंने रोते हुए उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ कमरे के एक कोने में बैठी थी। न बेकरारी का कोई असर, न होश हवास का पता, और न ही चेहरे पर कोई आंसू। मोहल्ले के लोग जमा थे। सबके चेहरों पर गम था। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे समय थम गया हो। मेरा मन कर रहा था कि मैं चीख उठूं, रिया को पुकारूं, माँ से पूछूं, तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा? मगर शब्द गले में ही अटक गए। मुझे लगा जैसे वक्त अचानक बहुत तेजी से गुजरने लगा है। आगे सब कुछ मशीन की तरह होना था। अंतिम स्नान की तैयारी, कफन का इंतजाम, श्मशान के लिए जगह देखना, रिश्तेदारों को बुलवाना और लोगों के लिए भोजन का इंतजाम। यह सब ऐसे चल रहा था जैसे पहले से तय हो। मोहल्ले की जो औरतें अंतिम संस्कार से पहले स्नान करवाने आती थीं, उन्हें बुला लिया गया। 2 औरतें आईं और काम शुरू किया। बाहर बैठी औरतें धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। कुछ पुरुष चुपचाप खड़े थे। हर कोई अपने दुख में खोया था। मैं खुद श्मशान की जगह तय करने और इंतजाम देखने चला गया। जमीन की सख्ती देखकर सोच रहा था कि कहाँ जगह ठीक रहेगी। तभी अचानक मुझे फोन आया, जल्दी घर आओ, यहाँ कोई हंगामा हो गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? जब घर पहुंचा तो देखा सच में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। जो औरतें स्नान करा रही थीं, वे बीच में रुक गईं और कहने लगीं, हम अब यह काम बाद में करेंगे, पहले पुलिस बुलाएंगे। इस घर में किसी ने इस बेचारी लड़की पर अत्याचार किया है। मैं हैरान रह गया। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है? हमारे घर में तो पहले ही दुख का पहाड़ टूटा है। अब तुम और मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो? लेकिन उनका कहना था, इस लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अब पुलिस ही सब देखेगी। माँ तब भी बिल्कुल चुप बैठी थी, जो माँ हर छोटी बात पर जवाब देने को तैयार रहती थी। आज जब उस पर इल्जाम लग रहा था, तो उसके होठों पर एक शब्द नहीं था। जब से रिया की मौत की खबर मिली थी, तब से माँ की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला था। लेकिन अब वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उन औरतों ने पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उन्होंने अपना बयान दिया। तब जाकर सच सामने आया। रिया गर्भवती थी और उसके शरीर पर कई अजीब निशान थे। वह सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ यह सब किया था। समाज का नियम तो यही है कि अगर किसी लड़की के साथ जुल्म हुआ है तो शक घर के मर्द पर ही जाएगा, और उस घर का मर्द मैं था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और रिया के शव को भी अपने कब्जे में ले लिया। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाए। सबको समझ आ गया कि अब यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। सब अपने अपने घरों को चले गए और मैं हैरान और परेशान रह गया। मैं एक ऐसा भाई था जिसकी जवान बहन इस दुनिया से चली गई थी। मैं पहले ही मुसीबत, गम और गुस्से में डूबा था, और ऊपर से मुझे उठाकर जेल भेज दिया गया। इस सारे मामले में मेरी माँ बिल्कुल खामोश तमाशबीन बनी रही। अब मैं जेल में था और जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ मेरे सामने खड़ी थी। रिया की मौत के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरा मोहल्ला मेरी तरफ उंगलियां उठा रहा था कि मैंने अपनी बहन के साथ जुल्म किया है, उसे मारा है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। मेरे दिल पर बोझ था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ था। पुलिस के सामने मैं एक कैदी था, एक अपराधी था, और मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं थी। फैसला हुआ कि रिया के शव का पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह आरोप सच है या झूठ। डॉक्टरों ने बताया कि वह सिर्फ सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि उसके साथ कुछ और हुआ था। इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम की अनुमति के लिए पुलिस ने मेरी माँ से पूछा, क्योंकि मैं तो जेल में था। मेरी राय या हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं समझी गई और माँ ने तुरंत इजाजत दे दी। मैं हैरान था कि वह कैसे इतनी जल्दी राजी हो गई, और फिर उसने ऐसा बयान दे दिया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा कि उसका बेटा बहुत गुस्से वाला था। वह हम दोनों पर चिल्लाता था, हमें कहीं आने जाने नहीं देता था, हमें कैद करके रखता था। मैंने पुलिस की आंखों में देखकर कहा, यह किस बेटे की बात हो रही है? क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो हमेशा अपनी माँ और बहन के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, उनके लिए जीता रहा, उनके लिए सब कुछ करता रहा, और आज सारे इल्जाम मेरे सिर पर आ गए थे। मेरा दिल कह रहा था
कि शायद ये सब किसी गलतफहमी का नतीजा है। शायद रिपोर्ट आकर मेरा नाम साफ कर देगी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मेरी रूह कांप उठी। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी बहन मां बनने वाली थी और इससे भी बड़ा झटका यह था कि वह पिछले 3-4 साल से इस हालत में थी जैसे कोई उसे जबरदस्ती किसी गंदे धंधे में धकेल रहा हो या उसके साथ लगातार अत्याचार हो रहा हो। मैं रिपोर्ट के शब्द सुनता गया और मेरे हाथ कांपते गए। मैं सोचता रहा, रिया ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो इतनी मासूम थी, शांत थी। उसकी सूरत में अभी भी बचपन झलकता था। यह सब कैसे मुमकिन था? यह हकीकत कैसे हो सकती थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं अपने दिल में चीख पड़ा। यह सब झूठ है। रिया ऐसी नहीं थी। लेकिन सामने मौजूद पुलिस अधिकारी उस कागज पर लिखे शब्दों को ही सच मान रहे थे। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद रिया को मां के हवाले कर दिया गया। मेरे हाथों में हथकड़ियां थीं और मुझे श्मशान ले जाया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा जब उसकी देह को अग्नि दी गई। एक पल के लिए मन हुआ कि हथकड़ी तोड़कर उसकी राख के पास भाग जाऊं और पूछूं, तूने यह सब क्यों किया? बहन। लेकिन अब वो खामोश थी, हमेशा के लिए। उसके होंठ बंद हो चुके थे और अब सिर्फ जमीन थी जो उसे अपने भीतर समेट रही थी। मैं वहीं खड़ा था। चारों ओर पुलिस वाले, मोहल्ले के लोग और कुछ रिश्तेदार, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं भीतर भीतर सोचता रहा, अब मेरा क्या होगा? मेरा केस, मेरी जिंदगी, मेरे सपने सब खत्म हो रहे थे। मेरे केस की मुख्य गवाह मेरी अपनी मां थी। अगर वह चाहती तो मुझे बचा सकती थी। अगर वह कहती कि उसका बेटा निर्दोष है तो मैं आजाद हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं सोचता रहा कि मां अभी तक मेरी जमानत क्यों नहीं करवा रही थी। उसे तो अच्छी तरह पता था कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी वह चुप थी। पुलिस कह रही थी, जब तक वह गवाही नहीं देगी तुम यहीं रहोगे। तुम्हारी जिंदगी अब इन सलाखों के पीछे बीतेगी। मेरे लिए यह सब किसी कयामत से कम नहीं था। रिया जा चुकी थी और जाते जाते अपने पीछे इतने सारे राज छोड़ गई थी। मैं सोचता रहा, उसके साथ क्या हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? वो किस जाल में फंसी? लेकिन इन सब सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैं खुद को एक ऐसे अंधेरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जिसका कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। एक तरफ बहन का गम, दूसरी तरफ मां के इल्जाम, तीसरी तरफ जेल की सलाखें और चौथी तरफ वो रिपोर्ट जो बार बार मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने सोचा, जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आएगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक सब कुछ उलझ गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं अंदर ही अंदर रोऊं और सोचूं कि आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। मैं 9 महीने तक जेल में पड़ा रहा और वे 9 महीने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और दर्दनाक दिन थे। मैं ऐसा कैदी था जिसके लिए न कोई जमानत कराने आया, न मिलने, और न ही किसी ने कोई कार्रवाई की। जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। दिन रात मैं जेल की सलाखों को देखता और सोचता कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या लिखा है जो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। वे 9 महीने मुझे 9 साल जैसे लगे। हर दिन जैसे एक सदी बन जाता था और हर रात जैसे कोई सजा बन जाती थी। मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी और मेरा दिल अंदर से टूटता जा रहा था। मैं बार बार भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। लेकिन समय अपनी चाल चलता रहा और मेरी प्रार्थनाएं जैसे हवा में गुम हो जाती थीं। एक दिन अचानक जेल के वार्डन ने आकर कहा कि किसी ने तुम्हारी जमानत दे दी है और तुम्हारा केस भी वापस ले लिया गया है। अब तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर मेरी धड़कन जैसे थम गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुरंत पूछा, किसने मेरी जमानत दी? किसने केस वापस लिया? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। सचमुच मुझे रिहाई पाने में और 4 महीने लग गए। कुल 14 महीने जेल की सलाखों के पीछे बीत गए थे। हर दिन मेरे शरीर को कमजोर कर गया था, लेकिन मेरा दिल अभी भी जिंदा था। आखिर वह दिन भी आया जब मैं जेल से बाहर निकला। सबसे पहले मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान को धन्यवाद दिया, मगर दिल के किसी कोने में यह कसक थी कि मेरी रिहाई पर खुश होने वाला कोई नहीं था। न कोई दोस्त,
न कोई रिश्तेदार, न ही कोई परिचित। मेरा मन चाहता था कि कम से कम मेरी माँ ही मुझे लेने आए, लेकिन वह भी नहीं आई। मैं जानता था कि केस वापस लेने वाली वही होगी, पर सवाल यह था कि अगर वह ऐसा कर सकती थी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मैं सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरी आंखें दरवाजे की कल्पना करती रहीं कि शायद माँ दरवाजे पर खड़ी होंगी, मुझे देखकर खुश होंगी, गले लगा लेंगी। लेकिन जब घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था और उस पर ताला लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर मेरा दिल जैसे थम गया, सांसें रुकने लगीं। तभी मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई और मुझे एक चाबी थमाई। उसने कहा, यह तुम्हारी माँ ने दी थी। कहा था कि अगर मेरा बेटा वापस आए तो यह चाबी उसे दे देना। मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहां हमदर्दी नहीं, बल्कि नफरत थी। जैसे वह मुझे बहुत बुरा इंसान समझती हो। उसकी नजरों का बोझ मैं महसूस कर रहा था। मैंने बिना कुछ कहे चाबी ली और दरवाजा खोला। घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे यह घर भी मेरी तरह अकेला पड़ा हो। हर चीज सन्नाटे में डूबी हुई थी। दीवारों पर नमी और उखड़ी हुई पपड़ी, कोनों में जमी धूल, जैसे महीनों से किसी ने सफाई न की हो। मेरा मन बेचैन हो उठा। माँ कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर उन्होंने मेरी जमानत दी थी तो अब कहाँ है? किसके पास चली गई होंगी? यह सवाल मेरे दिमाग को बार बार झकझोर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैंने जेल में मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, उनसे पास की दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और घर लौट आया। सबसे पहले मैंने घर की सफाई शुरू की। कचरा बाहर फेंका, फर्श पर पानी डाला, झाड़ू लगाया, लेकिन सफाई के बावजूद घर की वीरानी कम नहीं हुई। अब इस घर में वह रौनक नहीं थी जो कभी मेरी बहन की हंसी से होती थी। उसकी यादें बार बार मेरे दिल को घायल कर रही थीं। बेचारी रिया के साथ क्या हुआ था? यह राज अब तक मुझ पर नहीं खुला था और शायद कभी खुल भी ना सके। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि वह काम कर सकती थी जो रिपोर्ट में लिखा था। सफाई पूरी करने के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बहन के कमरे में जाऊं। वो कमरा जो कभी मेरी जिंदगी की रौनक था, अब बंद और खामोश पड़ा था। मैंने दरवाजा खोला तो सन्नाटा और वीरानी ने मेरा स्वागत किया। मैं अंदर गया और चारपाई पर बैठ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब कुछ पुराना था, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक डायरी जो उसके तकिए के पास रखी थी। मैंने धड़कते दिल से वह डायरी उठाई और अपने कमरे में ले आया। बिस्तर पर बैठकर मैंने डायरी को हाथों में लिया और सोचा, शायद इसमें वो राज लिखी हो जो अब तक रहस्य बनी हुई है। शायद इसमें मुझे मेरी बहन की सच्चाई मिल जाए। मैं डायरी खोलने ही वाला था कि एक सवाल मेरे मन में गूंजने लगा। माँ कहाँ चली गई थी? उसने मुझे इस हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया? यह सवाल मेरे दिल को भीतर से काट रहा था और मैं अपने ही कमरे के अंधेरे में डूबता जा रहा था। डायरी में वह सब था जो मैं अपने दिल में बार बार सोचता रहता था। वह तमाम सवाल जो मेरे जहन में घूमते रहते थे। उनके जवाब मेरी बहन ने अपनी पूरी कहानी में लिख दिए थे, जैसे वह अपने दिल की गहराइयां मेरे सामने उंडेल रही हो। पहले पन्ने पर उसने लिखा था कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे और वह कहाँ गए यह कोई नहीं जानता था। माँ कहती थी कि पिताजी बहुत कठोर और जालिम थे। उन्होंने सारी जिंदगी उस पर अत्याचार किया, उससे काम करवाया, उसके पैसे छीने और हमें कभी एक दूसरे के करीब आने नहीं दिया। मेरी बहन ने अपने दर्द को शब्दों में ढाल दिया था। उसने लिखा था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती है, किसी के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहती। उसने लिखा था कि उसका भाई यानी मैं उसे बहुत प्यार करता है, हमेशा उसकी हिफाजत करता है। लेकिन माँ कहती थी कि वह भी तो मर्द है और मर्द और औरत कभी सच्चे साथी नहीं हो सकते। औरत को अपने लिए खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। डायरी में एक घटना भी थी जिसे पढ़कर मेरा दिल कांप गया। उसने लिखा था कि माँ उसे एक घर ले गई थी। वहां के लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसे लगा कि शायद जिंदगी में पहली बार उसे सम्मान मिल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद माँ ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद चली गई और फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने लिखा था कि माँ ने उससे कहा, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। मगर उसी के साथ उसने यह भी लिखा
कि माँ ने इसके बदले में बहुत पैसे लिए थे। उसके शब्दों में एक गहरी शर्म और डर झलक रहा था। उसने लिखा था कि माँ उसे कई घरों में ले जाती रही और वह किसी से भी कुछ कह नहीं पाई। वह अपनी ही जिंदगी में कैद होकर रह गई थी, मानो जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। उसने लिखा था कि उसका दिल करता था कि वह इस दुनिया से चली जाए, लेकिन माँ ने उसके लिए कई योजनाएं बना रखी थीं। माँ कहती थी, थोड़ा सब्र कर, मैं तेरा रिश्ता किसी अच्छे घर में तय कर दूंगी, तब सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे होंगे और तू खुशहाल जिंदगी जिएगी। माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि इस बात का जिक्र मुझसे न करे, क्योंकि अगर मैंने जान लिया तो हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन जाऊंगा। यह शब्द पढ़कर मेरा दिल गुस्से और दुख से भर गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन इस दुनिया की उस काली सच्चाई में फंस गई थी, जिसका न उसे आरंभ पता था न अंत। डायरी के हर शब्द में दर्द, अपमान और सदमे की गूंज थी। यह कहानी नहीं, एक करुण पुकार थी, जिसने मेरे भीतर तूफान मचा दिया। मैं डायरी अपनी गोद में रखे खामोश बैठा रहा और सोचता रहा, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या सचमुच माँ का मकसद उसकी जिंदगी को संवारना था, या उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया था? यह सवाल मेरे दिल पर ऐसा बोझ बन गया था जिससे शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। यह डायरी रोजाना नहीं लिखी जाती थी। बहुत दिनों के बाद वह कुछ लिखा करती थी। तारीखों से पता चलता था कि वह 2 ढाई हफ्ते बाद लिखती थी। एक पन्ना पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले और साथ ही दिल में गुस्सा भी उमड़ आया। गुस्सा इस बात का कि मैं अपनी बहन को बचा नहीं सका। उसने लिखा था, आज माँ मुझे एक बहुत बुरे आदमी के पास ले गई। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन माँ कहती है कि उसने बहुत पैसे दिए हैं। मैं यह सब नहीं करना चाहती, पर माँ कहती है कि जब तक मेरे दहेज के पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक यह करना पड़ेगा। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में मेरी माँ मेरी बहन के दहेज के लिए गलत तरीकों से पैसे जमा कर रही थी? लेकिन इसका जवाब भी मुझे आगे मिल गया। आगे लिखा था कि एक आदमी अक्सर माँ से मिलने आता था। माँ कहती थी कि वह उससे शादी करेगी। बहन ने लिखा था कि उसे वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ कहती है कि उसकी शादी उसी से करनी है। ये पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डायरी बंद की और बाहर निकल आया। अब मुझे किसी से बात करनी थी। इस मोहल्ले में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था जो मुझे कभी गलत नहीं समझता था। मैं उसके पास गया। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने ध्यान से सुना और कहा, हाँ, यह तो पूरे मोहल्ले को पता है कि तेरी माँ एक बड़े व्यापारी से शादी करके यहाँ से चली गई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या सच में? वह बोला, हाँ, तेरे जेल जाने के बाद वह कुछ बार यहाँ आई थी। उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती थी। फिर एक दिन हमने देखा कि तेरी माँ उसी आदमी के साथ चली गई। उसने शादीशुदा औरतों जैसे कपड़े पहने हुए थे। फिर वह कभी वापस नहीं आई। उसने घर की चाबी पड़ोसियों को दे दी थी और शायद तेरी जमानत के पैसे भी वहीं जमा करके गई थी ताकि तू जेल से बाहर आ सके। लेकिन उसके बाद वह कहाँ गई, किसी को नहीं पता। यह सुनकर मेरे दिल में शक का एक भारी पत्थर उतर गया। अब सब साफ था। मेरी माँ अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रही थी, अपने लिए पैसे कमाने और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बनाने के लिए। और जब मेरी बहन इन सब हरकतों के नतीजे में गर्भवती हो गई, तो माँ को डर हुआ कि सबको सच पता चल जाएगा। शायद उसी ने गुस्से में अपनी बेटी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। यह बात पूरी तरह साबित नहीं थी, लेकिन मेरे मन में यही शक और गहराता जा रहा था। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने खोले। वे लगभग खाली थे, जैसे वक़्त ने उन पर से स्याही मिटा दी हो। लेकिन फिर एक आखिरी पन्ना मिला, उसी दिन का, जिस दिन मेरी बहन ने इस दुनिया को छोड़ा था। उस पर लिखा था, आज माँ बहुत गुस्से में है। कहती है कि अब सबको पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं। अगर भैया को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वह कहती है कि उसने कुछ और करने का सोचा था, लेकिन अब सब बिगड़ गया है। भैया अगर मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो सब खुल जाएगा। इसलिए उसने कहा है कि मैं कभी भैया के साथ डॉक्टर के पास मत जाऊं। मेरा दिल चाहता है कि मैं भैया को सब कुछ बता दूं, लेकिन माँ कहती है कि भैया मेरे सगे नहीं हैं। वे मेरी बात नहीं समझेंगे और मुझ पर ही इल्जाम लगा देंगे, क्योंकि मर्द ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप कभी मुझे बुरा मत समझना। मैं बुरी नहीं हूँ।
यह पढ़ते ही मैं टूट गया। मैंने डायरी को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। आंसू डायरी के पन्नों पर गिरते रहे और मेरे सीने में एक गहरी टीस उठती रही। मेरी बहन की मासूमियत, उसका दर्द, उसका डर, सब मेरे भीतर तूफान की तरह गूंजने लगे। मैं सोचने लगा मुझे उसे बचा लेना चाहिए था। मैंने उसकी रक्षा करनी थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने उसे माँ के हवाले कर दिया था। यह सोचकर मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा कि मैंने अपनी बहन को किस तरह अकेला छोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हुआ। वह मेरी छोटी बहन थी, जिसे मैंने अपनी संतान जैसी मोहब्बत दी थी, और अब वह इस दुनिया में नहीं थी। यह सब उसी दिन का वाकया था जब माँ को लगा था कि अगर मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए उसने यह सब कर डाला। मैंने उसकी डायरी को अपने सीने से लगा लिया और बहन की मिट्टी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मैं जमीन पर बैठ गया। आंसुओं से मेरा चेहरा भीग गया। मेरे दिल में एक गहरी बेबसी थी। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैं उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सका। मैं उसकी मिट्टी के सामने सिर झुकाकर उससे माफी मांगता रहा। मैं तुझे बचा नहीं सका बहन। मैंने सोचा था माँ से बढ़कर तेरे लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी, लेकिन मैं गलत था। मुझे अब एहसास हुआ कि आज का समाज कितना गंदा और निर्दयी हो चुका है, जहाँ किसी रिश्ते की पवित्रता सुरक्षित नहीं रही, जहाँ लोग अपने ही खून के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैंने चुपचाप उसकी मिट्टी पर हाथ रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी बहन की आत्मा को शांति दे, उसकी अंतिम यात्रा को सहज बना। इसके बाद मैंने माँ की तलाश शुरू की। 2-3 महीने तक मैं उसे ढूंढता रहा और आखिरकार पता चला कि उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। एक दिन मैं उस बंगले के बाहर पहुंचा जो किसी राजा के महल जैसा था। नौकर जाकर मुझे अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद माँ आई। उसकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, हर उंगली पर अलग अलग, जैसे किसी अनकहे दर्द या रहस्य को छिपाए हुए हों। चेहरे पर हार और पीड़ा के निशान साफ झलक रहे थे। वह बोली, बेटा, तू ठीक तो है ना? शुक्र है कि तू अब आजाद है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपने यह सब क्यों किया? वो बोली, अकेलेपन से तंग आ गई थी। मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस अमीर आदमी को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी किया। मैंने पूछा, तो क्या इसी के लिए आपने अपनी ही बेटी की बलि दे दी? वह रो पड़ी और बोली, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर शायद अब भगवान मुझे सजा दे रहा है। देख, मेरी उंगलियों पर कैसी बीमारी निकल आई है। मैंने कहा, यह तो आपका और भगवान का हिसाब है। मैं बस यह देखने आया था कि क्या कोई माँ इतनी गिर सकती है, लेकिन आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। वो गिड़गिड़ाई, बेटा, मुझे माफ कर दे, शायद मेरी सजा कम हो जाए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, माँ होने के कारण मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा, पर माफी भी नहीं दूंगा। भगवान ने सब देखा है। वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं चुपचाप वहां से चला आया। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर उसकी बीमारी बढ़ी तो वह अमीर आदमी उसे छोड़ देगा, और फिर वह कहाँ जाएगी? यह अब मेरा मामला नहीं था। बहन की मिट्टी पर अंतिम बार सिर झुकाकर मैं उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ गया। दूसरे शहर जाकर मैंने अपना नाम बदल लिया और मेहनत मजदूरी करके एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन दिल के एक कोने में बहन की याद हमेशा जिंदा रही। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उसे याद न किया हो। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी बहन की आत्मा को मोक्ष दे, उसकी आत्मा को प्रकाश मिले। मैंने अपनी जिंदगी को नया अर्थ दिया, बहन के दुख को अपनी ताकत बना लिया। यह मेरा सबसे बड़ा सबक था कि सच्ची प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है, और न्याय हमेशा भगवान के हाथों में होता है। एक दिन जब मैं फिर से उसकी मिट्टी पर गया तो देखा वहां एक आदमी खड़ा था। पास जाकर देखा तो पहचान गया, वह मेरा पिता था। मैंने हैरानी से पूछा, आप तो हमें छोड़कर चले गए थे, अब क्यों आए हैं? वो चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, मैंने बहुत ढूंढा, पता चला बेटी अब नहीं रही। तेरी माँ ने किसी और से शादी कर ली और तू कहीं गायब हो गया। मैंने कहा, अगर आप हमें छोड़कर न जाते तो शायद ये सब नहीं होता। माँ रास्ता नहीं भटकती और बहन आज जिंदा होती। वो गहरी सांस लेकर बोला, कसूर मेरा ही था बेटा, मैंने तेरी माँ पर बहुत जुल्म किए।
उस पर शक किया, उसे बेवफा कहा, यहां तक कि हाथ भी उठाया। जब वो वफादार थी, मैंने उसे ठुकरा दिया। तब बेटी बहुत छोटी थी। मैंने उसे एक टूटी हुई तलवार बना दी, जिसने खुद भी जख्म खाए और दूसरों को भी दिए। मुझे दौलत तो मिल गई, पर चैन नहीं। अब बस माफी मांगने आया हूं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं ना आपको माफ करूंगा, न मां को। अब जो भी फैसला होगा, वह ऊपर वाला करेगा, वही न्याय करेगा। भगवान संतान की गलतियां नहीं देखता, वह तो माँ बाप के कर्म भी देखता है, वही न्याय करेगा। मैं वहां से चुपचाप लौट आया। कुछ देर तक श्मशान में बैठा रहा, अपनी धड़कनों की आवाज सुनता रहा। हवा में एक गहरी उदासी थी, जो मेरे भीतर तक उतर गई थी। मैंने अपनी माँ, बहन और फिर अपने पिता के किए हुए कर्मों पर विचार करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी एक कठिन यात्रा है, जिसमें प्रेम और घृणा साथ साथ चलते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धैर्य दे और मेरी बहन की आत्मा को स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान कर। ऐसा कहकर मैं उठा और अपने नए नगर की ओर चल पड़ा। मैंने निश्चय किया कि अपने अतीत को दिल में सदा के लिए दफन कर दूं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूं, ताकि अपनी बहन की याद के साथ मैं अपने जीवन को सम्मान और प्रेम से भर सकूं। यही मेरा निर्णय था और यही मेरे जीवन का नया आरंभ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।